हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग आज के इस वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर के डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर हम लोगों ने एक और पार्ट बनाया हुआ है जिसमें डीएमए फंक्शंस के रूप में यूज होने वाले फंक्शंस में से कुछ फंक्शंस का हमने डिस्कशन पिछले वीडियो में किया। आज के इस वीडियो में रेस्ट फंक्शंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमारे हर वीडियोस को वॉच करें और आइए हम लोग डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट जिसे हम लोग डायनामिक एरे भी कहते हैं, और इसकी बात हम लोग कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर में। ओके, मैंने बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग सी प्रोग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। तो डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यानी डायनामिक एरे कंट्रोलिंग के लिए 4 लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज होता है, जिसमें एक मैलॉक, दूसरा कैलॉक, तीसरा फ्री और फोर्थ रीएलॉक फंक्शंस होते हैं। और इन चारों फंक्शंस को यूज करने के लिए stdlib.h या alloc.h हेडर फाइल्स का यूज होता है। मैंने जस्ट पिछले वीडियो में मैलॉक और कैलॉक के बारे में डिस्कशन किया था, डिटेल्ड डिस्कशन किया था, जिसमें सिंटैक्स एग्जांपल्स, मैलॉक और कैलॉक के बीच का डिफरेंसेज को भी मैंने उस वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है। आज हम लोग इस वीडियो में रेस्ट, फ्री और रीएलॉक फंक्शन के बारे में समझेंगे। तो आइए फ्री और रीएलॉक फंक्शंस के बारे में अगर डिस्कशन करें तो फ्री फंक्शन का यूज क्या होगा। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट का। इट मींस कि रनिंग टाइम में ही मेमोरी का इंक्रीमेंट और मेमोरी का डिक्रीमेंट कराना, यानी रन टाइम में ही हम लोग मेमोरी को इंक्रीज करना चाहें या मेमोरी को डिक्रीज करना चाहें तो हमें डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक को यूज करना होता है। मैलॉक और कैलॉक फंक्शन मेमोरी क्रिएशंस का काम करता है। वो आप उसके उन दोनों फंक्शंस के जरिए रन टाइम में आप मेमोरी क्रिएट करते हो। अगर आप चाहते हो किसी मेमोरी को, किसी ब्लॉक्स को रनिंग टाइम में रिमूव करना, डिलीट करना, तो आप किस फंक्शन का यूज करेंगे? उसके लिए हमें फ्री फंक्शन को यूज करना होता है। फ्री फंक्शन का सिंटैक्स होता है फ्री, और इसके अंदर में हमें पॉइंटर पास करने होते हैं। तो इसके सिंटैक्स को थोड़ा समझने की जरूरत होती है। फ्री फंक्शन के पैरामीटर में हम पॉइंटर पास करते हैं। जिस पॉइंटर को आप पास करते हैं उस पॉइंटर के द्वारा जो मेमोरी लिया गया है उस मेमोरी को ये डिलीट नहीं करता। वो पॉइंटर के अंदर, उस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस ऑक्युपाइड है उस एड्रेस के ऊपर जो ब्लॉक्स है यानी स्पेस है उसको ये फ्री फंक्शन रिमूव करेगा। तो इस बात को हम लोग एग्जांपल से समझें कि अगर हमने int स्टार p int स्टार malloc 5 into size of int, हमने ये 5 ब्लॉक क्रिएट किया, 1 2 3 4। फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस 1000, 1002, 1004, 1006 और 1008। अकॉर्डिंग टू थ्योरी हम लोग जानते हैं कि मैलॉक फंक्शन बेस एड्रेस को पॉइंटर में रिटर्न करता है, यानी p अपने अंदर 1000 एज अ वैल्यू रखे हुए हैं जो कि फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है। यानी इसका मतलब कि पॉइंटर हमारा फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर में अभी सेटअप है, जबकि इस पॉइंटर के थ्रू भी जो स्पेस लिया हुआ है इस स्पेस का भी अपना एक लोकेशन होगा। इसका एड्रेस सपोज हमने 3000 कंसीडर कर लिया। तो अगर हम फ्री फंक्शन के अंदर p को पास करेंगे
तो ये इस ब्लॉक को नहीं बल्कि इस ब्लॉक को रिमूव करेगा। यानी फ्री पी लिखने पर पी के अंदर जो एड्रेस है, वैल्यू है, वो वैल्यू ऑब्वियसली किसी का एड्रेस है, उस एड्रेस पर जो स्पेस है, जो ब्लॉक है, वो मेमोरी से रिमूव हो जाएगा। यानी इसके बाद हमारा एरे में 4 ब्लॉक बचेगा, 1 2 3, वो ब्लॉक होगा 1002, 1004, 1006 एंड 1008। तो ये फ्री फंक्शन का वर्किंग होता है। अब आप प्रोग्राम के अंदर लॉजिकली जब आप यूज करना चाहते हैं, आपके सिचुएशन क्या है, आपके प्रोग्राम का डिमांड क्या है, उसके हिसाब से आप लॉजिक सेट करके फ्री फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इस तरह हमने फ्री फंक्शन के फंक्शनलिटीज को समझा। नेक्स्ट, रीअलॉक। अब रीअलॉक के ऊपर में अगर हम लोग बात समझें तो रीअलॉक फंक्शन के नाम में ही उसके मीनिंग को दिखाया गया है। रीअलॉक मीन्स रीएलोकेशन। रीअलॉक मीन्स रीएलोकेशन। ऑब्वियसली रीएलोकेशन उसी का होगा जो ऑलरेडी एलोकेटेड है। तो रीअलॉक फंक्शन का यूज आप उसी पॉइंटर के लिए करेंगे जिस पॉइंटर एरिया में पहले से या तो मैलॉक या कैलॉक के थ्रू आपने स्पेस क्रिएट कर रखा है। यानी रीअलॉक कैन इंक्रीज और डिक्रीज द मेमोरी स्पेस which are already allocated by malloc और calloc function। ओके, तो रीअलॉक डायरेक्ट यूज नहीं हो सकता, ऑब्वियसली इसके पहले malloc या calloc का यूज करके हमें इसका यूज करना होता है ताकि हम मेमोरी को या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज हम करवाने का जरूरत हो तो हम रीअलॉक फंक्शन का यूज कर सकें। तो इसका सिंटैक्स होता है दोस्तों, पॉइंटर इक्वल टू, यहां भी हम लोग डेटा टाइप दिखाते हैं, स्टार दिखाते हैं, रीअलॉक पॉइंटर कॉमा न्यू साइज। ये इसका सिंटैक्स होता है जिसे प्रोग्राम में यूज करने के टाइम में हमें यूज देखना होगा कि इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग रीअलॉक हमने लिखा है या नहीं लिखा। इसे भी एक एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करें। सपोज हमने इंट n इक्वल टू 5 और एक पॉइंटर p हमने ले रखा है। हमने लिखा p इक्वल टू इंट स्टार मैलॉक 5 इंटू साइज ऑफ इंट। ऑब्वियसली आपको पता है ये 5 ब्लॉक क्रिएट किया, 1 2 3 4, और P हमारा फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर सेट हो गया। इसमें हमने डेटा इनपुट करवा लिया प्रोग्राम लिख करके। अब हमने क्या किया, फिर P इक्वल टू इंट स्टार रीअलॉक 10 P कॉमा 10। तो इसका मतलब कि P एरिया में जो पहले से 5 ब्लॉक हमने क्रिएट कर रखा है, उसी P एरिया को हमने 5 ब्लॉक से इंक्रीज करके 10 ब्लॉक्स में बढ़ा दिया। यानी अब 5 ब्लॉक बढ़कर के 10 ब्लॉक हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स P कॉमा न्यू साइज हमने 10 दिया है, तो जो पहले से 5 ब्लॉक है अब ये 5 ब्लॉक बढ़कर 10 ब्लॉक्स हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो पहले से 5 डेटा हैं वो डेटा भी नए जगह पे कॉपीड होंगे, यानी वो प्रिजर्व रहेंगे, और जहां भी ये 5 ब्लॉक पहले से एलोकेटेड था वो ऑलरेडी रिलीज हो जाएंगे। और पॉइंटर भी इस केस में फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर ही सेट रहेगा। यानी आप ये चेक कर सकते हो कि अगर 5 लॉजिक के थ्रू 5 ब्लॉक इग्नोर करके रेस्ट 5 ब्लॉक्स में डेटा इनपुट कराएंगे और आप टोटल 10 डेटा को प्रिंट करेंगे, तो आपको दिखेगा कि जो पहले से हमने 5 डेटा इनपुट किया था वो ऑलरेडी प्रिजर्व है। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद भी आपका पॉइंटर फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर ही सेट रहता है। अगर आप फर्स्ट ब्लॉक से ही डेटा का इनपुट लेना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली पिछला डेटा ओवरराइट होता चला जाएगा
और आपका ओल्ड डेटा खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि रीअलॉक के थ्रू हमने 5 ब्लॉक को इंक्रीज करके 10 ब्लॉक्स में कैसे बढ़ा लिया। फिर सपोज हमने लिखा p इक्वल टू इंट स्टार रीअलॉक p, 7। तो अब ये पॉइंटर एरिया आपका 1 2 3 4 5 6 यानी 7 ब्लॉक्स इसमें रह जाएंगे। ओके, लास्ट के 3 ब्लॉक्स रिमूव हो जाएंगे। फर्स्ट से वो प्रिजर्व रखेगा, लास्ट 3 ब्लॉक्स रिमूव हो गया। यानी यहाँ हमने देखा कि 5 ब्लॉक्स इंक्रीज करके 10 ब्लॉक्स हो रहा है, यहाँ 10 ब्लॉक्स डिक्रीज करके 7 ब्लॉक्स हो रहा है। इसका मतलब मेमोरी का इंक्रीमेंट और मेमोरी का डिक्रीमेंट दोनों रीअलॉक फंक्शन के जरिए किया जा सकता है। और इस तरह से डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर यूज होने वाला चारों फंक्शंस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने 2 वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हर काम डायनामिकली होता है। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हर चीज के लिए हमें पॉइंटर्स यूज करने होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सी के 3 चैप्टर को आपका रिवीजन होना बहुत जरूरी है, आपके दिमाग में रहना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। फंक्शन चैप्टर, पॉइंटर चैप्टर और स्ट्रक्चर यूनियन चैप्टर, इन तीनों चैप्टर्स का डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज्यादा यूज होगा। और डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये तीनों चैप्टर आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट के चारों फंक्शंस को आपको बताया और दोनों पार्ट आप वॉच करें ताकि डीएमए टेक्निक्स को आप समझ सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के सेकंड चैप्टर लिंक लिस्ट का बात करेंगे। यानी लिंक लिस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। लिंक लिस्ट के अंदर ऑपरेशंस करना भी बहुत मजा आता है। बस आप वॉच करते रहें, मैं कोशिश करूंगा डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही सिंप्लीफाई करते हुए आपको हर टॉपिक को समझाऊं और आपको मजा आए और आप एंजॉय करें प्रोग्राम को। इसके आज के वीडियो का नोट्स आपको फ्री रीअलॉक फंक्शंस के ऊपर इंप्लीमेंटेड प्रोग्राम के साथ मिलेगा। तो प्रोग्राम मैं नोट्स के थ्रू आप तक पहुंचाऊंगा। आप प्रैक्टिस करें, एंजॉय करें, खुश रहें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।